ओके, तो आराध्य के चरणों में वंदन। सीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। जुड़े हुए सभी संभागियों से भी सादर जय जिनेन्द्र। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो बुक है हमारी स्पिरिचुअल चैलेंज में, बॉडी एंड सोल। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले क्या होता है कि फर्स्ट में आता है कि देयर आर टू थिंग्स, वेलफेयर एंड प्लेजर। सो अक्सर we look for pleasure and ignore welfare. So what needs to be focused on is the welfare. What is good for us need not be making us happy. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में काफी वर्णन आया है जहाँ हैबिट्स कैन बी चेंज एटसेट्रा एटसेट्रा एंड ऑल दैट, राइट। तो ये यहाँ पर आया है। इस फर्स्ट चैप्टर में इसकी बात हुई है, तो काफी एग्जांपल्स भी दिए गए हैं इस चीजों के। देन एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ जो बाद में आती है वो है कि जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हम गलत रास्ते पर हैं और कोई सही मार्ग बता रहा है, तो जस्ट बिकॉज ट्रेडिशनली हम गलत पर हैं नहीं रहना चाहिए। तो एक चोर की कहानी बताई है, या चोर के 4 बेटे थे, और जब बाप की वृद्धावस्था आई तो उसने कहा कि अब तुम लोगों को मेरा काम संभालना ही पड़ेगा। तो चारों अच्छा कर रहे थे कुछ और काम, तो गए तो उनको सिखाया कैसे करना है चोरी। तो एक ने जाकर के बिल्डिंग में सेंध मारी और उसी में दब के मर गया। तो इस तरह 3 बेटे किसी भी घटनाओं से मर गए। तो चौथा बेटा था, वो वापस आया और उसने ये बताई कि ये हुआ। तो इस तरह से अगर वो नहीं अपने रास्ते पे चलते तो शायद ज्यादा अच्छा। तो और एक और लेसन इसमें से लेना है कि अगर हमारा कोई साथी अच्छा हो तो भी हमारा कितना कल्याण हो सकता है। तो राजा परदेसी, उसका ये अपना महत्व है। तो राजा परदेसी का जब ये होता है, उसके एक सारथी रहता है चित्ता। तो चित्ता चाहता है कि वो श्रावस्ती नगरी में चित्ता केसी श्रमण जो थे मुनि, वो पार्श्व देव की परंपरा में दीक्षित मुनि थे, उनसे जब वो डिस्कोर्स या व्याख्यान सुनता है तो काफी प्रभावित होता है। और इधर राजा परदेसी जो था उसका वो नास्तिक था, एथिस्ट था। तो वो आत्मा वगैरह में विश्वास नहीं करता था, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न उसको मतलब नहीं था। उसका मानना था कि आत्मा और शरीर सब एक है, और उसके लिए उसने काफी एक्सपेरिमेंट्स भी कर रखे थे, और वो बहुत क्रूएल था। चित्ता चाहता था कि किसी तरह जो है केसी श्रमण उनको उद्बोधन दे। तो केसी श्रमण ने उसने निवेदन किया कि आप कभी हमारे नगर। तो काफी अनुनय विनय के बाद उन्होंने कहा ठीक है, जैसा अवसर होगा वैसा करेंगे। तो एक जहां और इधर चित्ता ने उनकी व्यवस्था कर दी। जो एक जगह है, वो उद्यान था बाहर में, गार्डन, वहां पर व्यवस्था कर दी, राज उद्यान बोल सकते हैं। तो अब वहां पर एक समय केसी श्रमण पधार गए, अपने पूरे मुनिवृंदों के साथ वहां आ गए। और आने के बाद जब चित्ता को इन्फॉर्मेशन हुई कि भाई ये आ गए हैं, तो चित्ता चाहता था कि किसी तरह जो हमारे ये अब कैसे उनको केसी श्रमण को क्या बोल के लाए। अब वो प्रॉब्लम, केसी श्रमण को तो कुछ बोल के लाना पड़ेगा। अब केसी श्रमण को क्या बोल करके लाया जाए,
वहां पर। तो अब ये उनके लिए बड़ी समस्या हो गई कि उनको ऐसे बोला जाए, क्योंकि वो साधु वगैरह का तो कुछ ध्यान रखते नहीं थे, उनको साधुओं से कोई मतलब नहीं था। राजा, सॉरी, हाँ राजा परदेसी, हाँ सॉरी सॉरी, राजा परदेसी को केसी दमन के पास कैसे लाया जाए, ये अब इसी सोच में वो सारा क्रम चल रहा है। तो उसके 4 जो थे घोड़े थे नए, तो अब केसी शर्मन को ये राजा को, परदेसी को ये कहता है कि 4 घोड़ों को आप देख लीजिए, आप कब देखोगे बताओ। तो अब राजा इन चीजों में तो बहुत इंटरेस्टेड था, तो उसने कहा कब, क्या आज ही चलो। तो वो चला और काफी मैंने उनको घुमाया, और घुमाने के चक्कर में वो राजा थक गए। अब जब राजा थक गए तब राजा को विश्राम चाहिए था। तब इन्होंने कहा कि भाई विश्राम कहाँ करो, अब यहाँ जो उद्यान है अपना, इसी में विश्राम कर लो। तो यहाँ इस तरह बोल करके उनको, तो यहाँ देखिए आप, ये स्टोरी तो ठीक है, बट आप देखो कि कैसे टैक्टफुली उन्होंने जो ये कार्य किया। पहले वोरियम डाउन, संबोधि के प्रकारशाला है, सुनिए संबोधि बुक, सो दैट उनको उतना ये भी ना रहे, उतनी एनर्जी भी ना रहे कुछ फाइट करने की या कुछ ज्यादा, वो विश्राम। फिर वो देखते हैं वहां तो साधु हैं, तो ये कौन है, तो उन्होंने फिर बताया ये केसी शर्मन है। और बोला कि, और उनको ये भी पता था उनकी क्या वीक पॉइंट क्या था। उनका वीक पॉइंट था कि भाई वो आत्मा और शरीर को एक मानते थे, और दूसरा वो तो कोई बात नहीं, वीक पॉइंट था कि वो बहुत क्यूरियस थे। तो उन्होंने वही यूज करते हुए कहा देखो ऐसा है कि ये जो आए हैं ना साधु बाबा, ये तो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं। बोला हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर बोला कि चलो हम बात करेंगे, ऐसा कैसे अलग अलग मान सकते हैं। तो फिर उन्होंने जो है बात की कि भाई दैट कि ये तो आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, मैंने तो ये काफी है जो सिद्ध किया हुआ है। तो बोला कि ठीक है, आप पूछो प्रश्न जो है। तो ये कह रहे हैं कि बॉडी और सोल अलग अलग है, और वो कह रहे हैं दोनों एक ही है। तो बोला भाई ऐसा तीन परदेसी ने कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो आप। मम्मी का फोन आधा घंटा होगा। यहाँ से शुरू होता है उनका जो है, जो वार्तालाप शर्मन और राजा परदेसी का। तो जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो अभी क्या होता है कि देखो, सभी जिसका भी अपना विचार होता है, वो अपने विचारों को ज्यादा महत्व देता है, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहता है। तो उस हिसाब से अब राजा परदेसी भी अपने विचारों को पर दृढ़ था, और उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो एक्सपेरिमेंट करके भी देखा हुआ है सब, तो ये कैसे संभव है। तो पहले उसने कहा कि अगर आत्मा और शरीर भिन्न है, तो मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया है कि एक चोर को मैंने मृत्यु दंड दिया, उसको मार करके जो एक पूरे आयरन की जो बॉक्स बनाया एयर टाइट, जिससे कुछ नहीं निकल सकता, उसमें मैंने बंद किया, और उसके बाद भी जो है वहां पर आत्मा तो कहीं क्रैक के बिना तो निकलेगी नहीं, तो कैसे निकली, अब बताओ मुझे। तो इस तरह जो उन्होंने पहला जो है आर्गुमेंट दिया कि ये तो कैसे हुआ। तब राजा ने कहा, ये परदेसी ने कहा कि देखो ये मुझे समझ में, मैंने तो एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और इसी से कंक्लूड किया है कि अगर कुछ होता निकलने वाला तो वहां से निकला होता तो कुछ क्रैक तो होता। अब केसी शर्मन समझ गए कि तार्किक आदमी है, इसको अच्छे तरह से तर्क से ही जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक ऐसी कल्पना करो कि एक हॉल है,
जो सब तरफ से बंद है पूरा, और बहुत टाइट दरवाजा भी लगा दिया है, कहीं भी कोई जगह नहीं है एयर भी जाने की। और अगर उस हॉल के अंदर ड्रम बजाए जाए तो क्या बाहर सुनाई देंगे? हाँ, सुनाई तो देंगे। तो क्रैक होगा? नहीं होगा। तो भाई ये तो बात उनको समझ में आई कि ये तो सही कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो जब ऐसा हो सकता है तो बोला, तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ये ये वही हाल है यहाँ भी, recording ऐसा ही हुआ यहाँ भी। okay ya pacha तो dekha निर्मल जो भी संचित जो नहीं पूछ रहे हैं यहाँ, प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। अपना म्यूट है कहीं तो इस तरह की जो सिचुएशन आई वहां पर, तो बट राजा परदेसी ने फिर कहा, माना ये बात कि ये तो आपकी सही है, लेकिन मैंने इतनी आसानी से मानने वाले वो भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे, एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। यहाँ तुम्हारी बात अगर मैं मान भी लूं तो भी मुझे और भी प्रश्न है जिसके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। देन सब किसी रमन ने पूछा, ठीक है बताओ तुम्हारा क्या और एक्सपेरिमेंट था? तो तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है एक चोर को जो एक आयरन कंटेनर में पूरा बंद कर दिया, और उसके अंदर कुछ एक दाना भी अंदर ना जा सके ऐसे टाइट कर दिया। एंड जब कुछ दिनों बाद उसके ढक्कन को खोला तो वहां पर छोटी छोटी बहुत सारी चींटियां थी, छोटी चींटियां थी। अब बोले वो कहाँ से आई? अब तो अभी वो वहां पर तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थी नहीं, अब वो आई कहाँ से फिर? ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न होता तो इतनी सारे सब कुछ तो आते कहीं से बाहर से, वहां तो एक ही लाइफ थी, अब इतनी लाइफ कहाँ से आ गई? तो फिर केसी शर्मन कहते हैं कि देखो राजा प्रदेशी, तुम्हारे जो भी एक्सपेरिमेंट हैं, एंड दिस इज द की, वो कहाँ है? ग्रॉस वर्ल्ड में, राइट? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उस वर्ल्ड में, ग्रॉस वर्ल्ड में, नॉट इन द सटल वर्ल्ड। सो देयर एक्सपेरिमेंट्स आर मैक्रो, not micro. So some things can be explained through micro, not macro, right? बोल रहे कि तुम्हारे जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है इस टाइप के हैं, इसलिए तुम्हारी समस्या, माइक्रो वर्ड को समझना पड़ेगा, राइट? तो इस तरह इन्होंने पूछा कि एक लोहार है, वो लोहे को गर्म कर रहा है, गर्म कर रहा है, गर्म कर रहा है, गर्म कर रहा है, तो पूरा लाल हो गया वो। तो वहां कहां से वो गर्मी घुसी, कहां से आई? तो परदेसी को पूछता है कि अभी टेल मी कि वो फायर जो है वो तो पूरा एक आयरन का रॉड था या कुछ भी था जो पूरा पैक्ड है, अब उसका अंदर तक वो लाल हो गया है। तो बोला अंदर कहां से घुसी फायर, बताओ, तुम ही बता दो मुझे। जैसे बोल रहा वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म आई, तुम बताओ कहां से फायर, वो ये भी, वो तो फिर भी अंदर कुछ तो होलो था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, एक सॉलिड ब्लॉक था, उसमें ही तुम्हारे पूरे फायर आ गई है, कहां से घुसी? तो उसने बोला कि देखो ये माइक्रो है,
तो इसलिए इसको तुम मैक्रो लेवल में अगर देखोगे कि ऐसे कोई फायर के कण उसमें घुस नहीं रहे, तो वैसे अगर सोचोगे तो मुश्किल। तो इसलिए जो है इसको माइक्रो लेवल में ही समझना पड़ेगा। तो वहां पर राजा परदेसी जो है इसका उत्तर नहीं दे पाए, और इस तरह से वो फिर से हो गया कि भाई ये फिर से वो राजा परदेसी एक तरह से निरुत्तर हो गए कि क्या बताऊं मैं इसमें। तो इस तरह की जो वार्तालाप उनकी चल रही थी, तो जैसे ठीक है आजकल काफी रिसर्च भी होती है, तो हम देखना भी चाहते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। और ये इधर राजा परदेसी भी अभी इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम जो भी कहो, मैंने कोई ये एकाध स्टेटमेंट एकाध एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रखे हैं, और भी कर रखे हैं। तो मैंने अभी आपको कुछ 2 एक्सपेरिमेंट बताए हैं, मैं आपको अभी और भी बताता। तो इतनी आसानी से आप मेरे को नहीं समझा सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा केसी श्रीमन कह रहे हैं कि हर हमेशा लॉजिक ही काम नहीं करता है, लॉजिक की भी अपनी सीमाएं। तो अगर हम लॉजिक से ही अगर बात करेंगे तो हर चीज का उत्तर नहीं होता है। तो एनीवे तुम अपना एक्सपेरिमेंट बताओ, देखते हैं क्या होता है। तो तो जैसे क्या होता है कि कभी कभी लॉजिक के यहाँ पर महाप्रज्ञ जी एक और कथा बताते हैं अपनी तरफ से, किसी संबंध से रिलेटेड नहीं है, कि एक ऑफिसर था, उसके यहाँ कोई कुक काम करता। तो अब ऑफिसर को क्या हुआ कि थोड़ा नुकसान हो गया, इनकम कम हो गई। तो ऑफिसर क्या करता है कि अपने खाने पीने में खर्चा कम कर देता है, घी वगैरह खाना कम कर देता है। तो वो देखता है नौकर तो आराम से अपना घी वगैरह उतना ही लेके खा रहा है। तो उसने बोला कि अरे तुम क्या हो, माने मैं अपना कम खर्चा कम कर रहा हूँ और तुम है जो अपना ऐसे ही करे हो। तो उसने लॉजिक दिया कि देखो बॉस, जॉब आपकी गई है, मेरी नहीं। जॉब तो मैं क्यों कम करूं, जॉब तो आपकी गई है, मेरी तो जॉब नहीं गई है, तो मैं क्यों। तो ये हो गया, ये लॉजिक का नतीजा है। तो ये नहीं समझ रहा है कि कहाँ से आ रहा है वो घी का खर्चा। तो जो वो सोर्स चला गया वो लॉजिक। तो हमेशा खाली लॉजिक से ही बात करेंगे तो मुश्किल होगी। वैसे ही लॉजिक का होता है, एक और कहानी देते हैं कि एक बच्चे के हाथ में एक जो लोजेंस रहती है वो नीचे गिर जाती है। तो उसकी मदर उसको बोलती है नहीं नहीं बेटा ये गंदी हो गई है, इसको मत उठाओ, तुम्हें नई ला देंगे। थोड़ी दूर जाता है, उसकी मदर गिर जाती है, तो डैडी उसको सपोर्ट करने के लिए उठाने जाते हैं, बोले नहीं नहीं डैडी गंदी हो गई है, नहीं ले आएंगे, मत उठाओ। तो ये लॉजिक है। तो जहाँ पूर्ण समझ ना हो, लॉजिक से खतरा हो सकता है। तो लॉजिक का की अपनी सीमाएं। तर्क तो गलत नहीं था, उसको अपने बचपन की बुद्धि के हिसाब से, लेकिन वो बुद्धि अगर विकसित ना हो तो तर्क से कितना अनर्थ हो सकता है, ये समझने की बात है। तो अब जो परदेसी कहता है कि अभी मुझे बताओ कि एक आदमी है, वो जवान है, टैलेंटेड है, स्ट्रांग है और एक्सपर्ट तीरंदाज है, आर्चर। तो क्या वो एरो छोड़ सकता है? बोला हाँ छोड़ सकता है, क्यों नहीं, वाहन चला सकता है। तो उसने कहा अच्छा अब एक बच्चा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और उसमें एक्सपर्टीज भी नहीं है वाहन चलाने की, क्या वो चला सकता है? नहीं, नहीं चला सकता। तो बोला देखो हो गया मेरी बात का प्रूफ, तुमने कहा सभी आत्मा बराबर है, सब आत्मा समान है। अगर सब समान है तो चाइल्ड की जो सोल है और जो इस जवान की सोल है वो बराबर है।
तो एक तो कर सकता है, एक नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि वो जवान की जो बॉडी है वो वही है और इसकी वही है, जो है बॉडी है, ये सोल वोल कुछ नहीं है। डायपर पहना हुआ है क्या? तब हाँ? केसी शर्मन कहते हैं करो सुसु पोटी जो करना है करो। कि सुबह तो पैंट में करी। नहीं पहनेंगे पक्का। विमला जी प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। हाँ, तो अब परदेसी को केसी शर्मन पूछते हैं। केसी शर्मन कहते हैं कि ये इश्यू जो है सोल का नहीं है, रिसोर्स का है। तो बोले कैसे? तो बोले कि अगर वही एक्सपर्ट है, तुम्हारा जवान है, मजबूत है, एक्सपर्ट है, सब कुछ है, अब अगर धनुष टूट जाए तो क्या वो तीर चला सकता है? बोला नहीं चला सकता। तो वो तो स्ट्रॉन्ग था, सब कुछ तो उसमें था, फिर भी नहीं चला सकता क्योंकि एक रिसोर्स मिसिंग है। तो ये जो भी तुम बॉडी वगैरह बोल रहे हो, एक्सपर्टीज बोल रहे हो, सारे रिसोर्स है। सोल तो अलग है। सब कुछ सेम होने के बावजूद भी तुम्हारी धनुष नहीं चला पाया, उसी तरह वाण नहीं चला पाया, उसी तरह जो तुम्हारा ये है कि ये भी जो बच्चा है नहीं चला, क्योंकि उसके बाद वो रिसोर्स जो चाहिए, बॉडी उतनी डेवलप नहीं हुई है, वो रिसोर्स है। इसका मतलब ये नहीं कि सोल सेम नहीं है, सोल सेम है बट रिसोर्स अलग अलग हो गए। अब वहां तुम्हारा रिसोर्स, जैसे धनुष नहीं थी तो बाण तुम नहीं चला पाए, उसी तरह यहाँ बॉडी डेवलप नहीं इसलिए नहीं चला पाए। इससे ये साबित नहीं होता कि जो था वही बॉडी एंड सोल एक ही थी, ये साबित नहीं हुआ। ये साबित नहीं हुआ कि उसकी सोल अलग है, इसकी सोल अलग है, ये तुम साबित करना चाहते थे, ये नहीं हुआ। उसके रिसोर्स अलग है, इसके रिसोर्स अलग है, तो ये भी उनको फिर माननी पड़ी। तो केसी शर्मन ने ये जब बात बताई तो ये भी बोला ठीक है, बट मुनि केसी तो वो उसी को लीड कर रहे थे, परदेसी को ही। तो पहले पूछे कि क्या वो चला सकता है? नहीं चला। क्यों नहीं चला सकता? तो उन्होंने ही कहा कि रिसोर्स नहीं है। तो बोले यहाँ भी यही बात तो एक ही है। तो इस तरह जो है ये तो एक समरी उन्होंने बनाई फिर लॉजिक के रूप में। यंग मैन विथ गुड बो कैन शूट द एरो, यंग मैन विथ अ वीक बो कैन नॉट शूट द एरो, a child with a good bow cannot shoot the arrow because he is weak, and the weakness is not to the soul, it is a resource, body resource नहीं। ठीक है, तो इसका तो यहाँ भी जो है तो अगर सारी आत्माएं बराबर है, फिर भी जो है जो वो एक्सप्रेस कर रही है वो मीडियम अलग है, रिसोर्स अलग है, इस कारण उनमें अंतर आ गया है। तो ये सुनने के बाद जैसे कोई नटखट बालक बैठा रहता है क्लास में, तो एक बार प्रश्न का उत्तर दे दो तो थोड़ी देर क्या होता है, चुप बैठता है, फिर से कुछ फितूर दिमाग में आता है, फिर बोला अच्छा अभी ये बताओ। और तो इस तरह जब तक जो है उनको ये फितूर नहीं आता है, तब तक उनको फिर वो शांत हो। फिर उन्होंने इन्होंने फिर जो है उन्होंने बोला कि मैंने बोला ठीक है, ये भी आपकी बात मान ली, लेकिन रुको, अभी नहीं, अभी मैंने और भी एक्सपेरिमेंट किए। बोला अभी क्या एक्सपेरिमेंट किया तुमने? तो बोला अगर सोल बॉडी से इंडिपेंडेंट है तो उसका कुछ वजन तो होना चाहिए, इट शुड वेइ समथिंग। तो इस तरह जो है अगर मैंने एक चोर को, उसके लिए जैसे किलिंग वाज लाइक नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये किल्ड सो मेनी, तो हाँ, तो वो एक तरह से ब्लड में ही रहते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो बोले तुम्हारा ये मैंने एक चोर को सजा दी, मारा, तो मारने के बाद जो वेट था और मारने के पहले भी वेट किया था सेम ही था। अगर सोल निकल गई तो उसका वेट कम तो होना चाहिए था।
तो ये अभी अभी भी देखो, ये सारे ग्रॉस वर्ल्ड में ही घूम रहा है, वो ग्रॉस में ही घूम रहे हैं। तो फिर केसी शर्मन, जिनको माइक्रो समझ में आता वो क्या करेंगे, जिनको नहीं समझ में आता वो क्या करेंगे, तो लेंगे चुप बैठ जा, तो वो ज्यादा आता है क्या। आज जैसे स्कूल से भी बहुत हो रहा था ना कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछो जो टीचर जवाब नहीं दे, तेरे को ज्यादा आता है कि मेरे को आता है, बट दैट डज नॉट आंसर। लेकिन जिसको आता है वो क्या, वो शांत बैठेगा। तो केसी शर्मन ने फिर से देख के मुस्कुराहट दी, स्माइल, कि देखो ठीक है कि अभी भी तुम्हें जो है मूल मंत्र समझ में नहीं आया है, इसलिए तुम इस तरह के क्वेश्चन जो है कर रहे। तो सो तुम्हें मैटर और सोल के बीच में ही फर्क करता नहीं। मैटर हैज वेट, सोल डजंट हैव वेट। तो इसको निकल भी जाएगी तो तुम कैसे इसको जो है अंतर कैसे आएगा। ओके, सो सोल जो है ये न तो हल्की है न भारी है, वजन ही नहीं है इसका, फॉर्मलेस है, तो उसको कैसे तुम इसके ये कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन व्हिच हैज वेट, वन व्हिच डज नॉट हैव वेट। तो यहाँ पर जो क्या है कि लिविंग मैटर जो है सोल, उसका वेट नहीं है, नॉन लिविंग मैटर जो है पार्टिकल्स, उसका वेट है। सो मैक्रो वर्ल्ड में तुमको समझ में नहीं आएगा, माइक्रो में जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो तो ये इस तरह से फिर से उन्होंने जो है इसका भी जवाब दे दिया कि क्यों जो है सोल जाने के बाद भी वजन। मैं क्या स्टोरी शॉर्ट में सुना रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू समराइज द होल थिंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू एवरी डिटेल। जो अगर कोई प्रश्न है यहाँ पर तो कोई पूछ सकते हैं। नहीं ठीक है ना, ओके, जितना होता है वो बाद में भी उनको वो आएगा ना, तो दैट्स ओके, वी हैव टिल टाइम, वी विल। हाँ वो करते हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ वो करते हैं, हाँ उससे ठीक है। हाँ वो पार्टिकल का, हाँ बट वो चतुष्पर्शी या स्पर्शी दोनों पार्टिकल में वेट है, तो इसलिए वेट की दृष्टि से उसको डिस्कस करने की कोई पॉइंट नहीं। वेट तो दोनों में, आत्मा इज डिफरेंट, आत्मा अरूपी, तो अरूपी जो है फॉर्मलेस जो है उसका वेट नहीं। तो फिर जो उन्होंने एक महाप्रज्ञ जी ने लिखी है बात कि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ जो है क्या कर रहा है कि हमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड कर। एक जमाना था जब आईक्यू वाज एवरीथिंग, और बाद में ऐसा लगा कि सक्सेस होने के लिए आईक्यू से ज्यादा ईक्यू इंपॉर्टेंट, इमोशनल क्वेश्चन। और अब ऐसा हुआ है कि वेयर स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अभी आप देखो क्या होता है कि यू गो टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो छोटे छोटे जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, 1 साल हुआ नहीं है, मेरा अप्रेजल कब होगा, प्रमोशन कब होगा, इतनी चिंता। तो जो अभी उसमें आपको 5 साल पहले जो सिचुएशन थी और अभी जो सिचुएशन है, आपको जितना भी जो मिल रहा है वो मच मोर देन सफिशिएंट है। तो आपको अगर प्रमोशन मिल गया फिर क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? नहीं, फिर नेक्स्ट वाला चाहिए, फिर नेक्स्ट वाला चाहिए, तो कहीं क्या एंड होना है? तो ये जो है क्या कि एब्सोल्यूट पैरामीटर तो है ही नहीं कुछ, एब्सोल्युटली मुझे क्या चाहिए अगर वो मुझे पता रहता तो फिर भी हम बात होती। तो इसलिए जो है समृद्धि जो है वो कैसे आएगी? धन से तो नहीं आ सकती। तो सबसे बड़ा धन है संतोष, और वो कैसे सीखोगा? स्पिरिचुअल क्वेश्चन से ही सीखोगे। स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप्ड है तभी आप सीखोगे कि सबसे बड़ा धन जो है संतोष है। आपको संतोष से ही जो है तृप्ति मिलेगी, न कि भागने से। नहीं तो क्या, तृष्णा तो आप जितनी है, आप जिसके पास
5 लाख है वो भी खुश है, और जिसके पास 50 करोड़ है वो भी खुश नहीं है, जिसके पास 5000 करोड़ है वो सबसे बड़ा भिखारी है। ठीक है ना। तो ये जो है आपको ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि सब बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कहूंगा कि हमारे जैन धर्म जो है ऐसा है, रिचुअलिस्टिक नहीं है। यहाँ आप जो पढ़ते हैं उसको आप जीवन में उतार सकते हैं, अनेकांत का सिद्धांत को उतार सकते हैं जीवन में, और वो काफी आपको जो है क्लैश को मिटाता है। जो काफी जगह आप जो क्यों ज्यादातर क्लैश क्यों होते हैं, क्लैश होता है क्योंकि आप दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते। आपने अपना एक व्यू बना लिया, बोले यही सही है। अब एक ही चीज के अलग अलग पहलू भी होते हैं। अगर आप कई बार होता है कि अगर आप सामने वाले की बात सुन लो, उसके बाद आप न भी मानो, तब भी उतना कलह नहीं होता है जितना कि उसको आउटराइटली आप रिजेक्ट, चुप, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो वो अनेकांत वाला कभी बोलेगा ही नहीं, राइट। अनेकांत तो वही बोलता है ना कि भाई सब इसके अलग अलग पहलू हैं। सीमिंगली अपोजिट्स आल्सो कैन कोएग्जिस्ट, वो अनेकांत सिखाता है। तो वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप अगर करना है सबको, तो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से अपना लेसन्स लेके जाना। एक तो बी टैक्टफुल इन एवरी सिचुएशन, जैसे चित्ता ने किया, बस टैक्टफुल, राइट। अदरवाइज तो केसी शर्मन के पास ला ही नहीं सकता था राजा परदेसी को, राइट। बी नोबल ऑन योर थॉट। चित्ता was very noble in his thought. He was not to prove or disprove anything. He wanted Raja Pardesi to come to terms with truth, right? तो कई बार क्या होता है कि कोई जहाँ सिचुएशन बिगड़ रही होती है वहां पर अगर उग्र हो जाते हैं, या हमारी बात सही भी है फिर भी हम उग्र होकर कहते हैं, तो काम नहीं बनेगा। तो यार टैक्टफुल होना कि किसी बात का, अगर आप कितने भी बुद्धिमान हैं लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को समझाना है तो उसके लेवल में जाके बात करके उसे समझाना पड़ेगा। वहां पर भी चिल्लाने से, इम्पेशेंट होने से काम नहीं बनेगा। किसी को अगर समझाना है, दिल में बात उतारनी है, तो आंदोलन से काम नहीं चलेगा। ऐसा कुछ आप कहो कि उसके अंदर में आंदोलन पैदा हो तभी काम हो। बाहर में झंडा लेके घूमने से नहीं, कोई मानता नहीं, राइट। तो ये, और ये अभी जो मैंने बताई आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको मेक श्योर कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो। और हमारे जैन धर्म में ये बात है कि हमारा जो धर्म है व्यवहारिक है। जो आप पढ़ते हो वो आपके व्यवहार में बोलना चाहिए। हम पढ़ते तो वो सत्य वगैरह सब कुछ यहाँ पर बैठते हैं, 5 अनुव्रत है, सत्य है, प्रामाणिक रहना है, ये रहना है, बट दुकान में गए तब 1 किलो की जगह 900 ग्राम देना है, तो फायदा क्या हो, राइट। 100 ग्राम का फायदा हो, वही बोला प्रोफेशनल हमारे संजय जी कह रहे हैं 100 ग्राम का फायदा हो, तो ऐसा फायदा हमें नहीं चाहिए, राइट। हाँ, ये मैक्रो में है। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि एक अगर रूम पूरा इनक्लोज्ड भी है तब भी सर्दी गर्मी इत्यादि तो अंदर प्रवेश करती। बाहर अगर मान लो बहुत टेम्परेचर कम है तो यहाँ भी असर तो आएगा। कैसे आया, बिना क्रैक के भी असर आ रहा है। तो इसलिए जो है जहां पर फॉर्म नहीं है वो, तो अब तो बोला ठीक है, ये भी हो गया कि भाई सोल का वेट नहीं है, ये भी बात समझ में आ गई। अब फिर से वो कर ठीक है, ये भी मान ली, आपकी बात इतनी भी मान ली। आगे और चलते हैं। तो ये अभी हम 6 चैप्टर तक हमने खत्म कर दिया, इसका 7th में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग वही 12-13 ही होंगे, सब पूरे भी नहीं, तो जितना भी होता है देखते हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न है क्या? एक मिनट देता हूँ, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। मजा आ रहा है ठीक है, जो हाँ ठीक है। तो
ठीक है, आगे चलते हैं फिर। सो लॉजिक साइंस में क्या होता है, 3 शब्द आते हैं जो ध्यान रखना है। एक है व्यवहारितम, विप्रकृष्ट एंड सूक्ष्मतम। तो जो डिफिकल्टी होती क्या होती है कि जो चीज जो हमारे व्यू में नहीं है, हमने नहीं दिख रहा है, वो व्यवहारितम है। और विकृष्ट हो गया जो हमारे से विप्रकृष्ट में सामने प्रकट नहीं है, प्रकृष्ट नहीं है हमारे साथ, तो दूर में है, रिमोट है, तो उसको अप्रिशिएट करना मुश्किल होता है। और तीसरा क्या है, जो सूक्ष्म है, माइक्रो है, उसको अप्रिशिएट करो। ग्रॉस तो दिख जाता है, सूक्ष्म दिखता नहीं, राइट? तो हाँ, तो पहला वाला उसका जो हमारे व्यू से निकाल दिया, छिपा हुआ, हाँ वही हमारे व्यू से निकाल दिया, छिपा हुआ, व्यू से हटा दिया गया है यहाँ पे, लेकिन है ये यहीं पर पड़ा है, बट यहाँ पर पर्दा लगा दिया, वाल के पीछे ही है, लेकिन ये वाल जो है ओपेक है, तो पीछे का मुझे मालूम नहीं पड़ता, तो व्यवहारिक। और ये विप्रकृष्ट हो गया जो दूर है, रिमोट। और तीसरा हो गया जो सूक्ष्म, तो माइक्रो जो, तो अब इसने कहा कि भाई अभी होता है कि समटाइम्स क्या होता है, एक ही सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं, सब कुछ एक बंदा खुश है, एक ना खुश है, तो कैसे पता करो why is one happy, why is one unhappy, क्यों? तो उन्होंने देखो, यूनिवर्स कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मैटर, ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस। सो अगर हम ऑस्पिशियस एक्टिविटी करते हैं तो ऑस्पिशियस अट्रैक्ट करते हैं, इनऑस्पिशियस एक्टिविटी करते हैं तो इनऑस्पिशियस अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में कहो तो पाप और पुण्य, तो जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें फल मिलेगा, उसी हिसाब से हमारा हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस रहेगी। तो अगर हैप्पी बनना है तो क्या करो, अब निगेटिव थॉट्स को निकालो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, राइट? ऑस्पिशियस चीजों में रहो, इनऑस्पिशियस चीजों में मत जाओ। अगर ये करोगे तो अपने आप जो है ये होगा। तो अभी क्या हो गया, आजकल तो जैसे ये भी मानने लगे हैं कि भाई आप जैसा सोचते हो उसका बस स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। निगेटिव थिंकिंग करने से वगैरह, क्या नेगेटिव हुआ नहीं आया, क्या हुआ होगा, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, ये तो नहीं हो गया है, ये वो काफी कुछ हो जाता है, राइट? बच्चा एग्जाम देने गया, एग्जाम खत्म होने के 10 मिनट बाद फोन नहीं आया, पता नहीं कैसा हुआ होगा, क्या वो कैसे फील कर रहा होगा। तो आप निगेटिव कितना भी सोच सकते, तो आप निगेटिव सोचोगे तो उसका क्या आपके ही स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब है कि अगर आप निगेटिव सोचते हो, ये तो कहना तो आसान है कि निगेटिव मत सोचो, अब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करो, तो उसके लिए हमारा क्या है, प्रेख्या मेडिटेशन। प्रेख्या ध्यान करो तो आपको वहां से भी, आप निगेटिविटी से भी निकल के पॉजिटिव की तरफ जा सकते। तो ये जो है आपको, तो क्या करना है, हमें जो है शरण सूत्र को याद करना है। अरहंतम शरणम पज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो हमने क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि जो है हम अरिहंत की तरह लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सिद्धों की तरह हम मुक्त होना चाहते हैं, और साधु की तरह, साधु से क्या सीखते हैं हम, कि सब कुछ होते हुए भी तप का महत्व है, संयम का महत्व है, संयम और तप उनसे सीख रहे हैं। और धर्म जो है वो क्या सिखाता है कि हम ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हम ऑस्पिशियस एक्टिविटीज करें, इनऑस्पिशियस एक्टिविटी हम ना करें, निर्वध्य प्रवृत्ति करें, सावध्य प्रवृत्ति से दूर, राइट? पापकारी प्रवृत्ति ना। तो ये जो है इस तरह ये 4 सूत्र जो है हमें सीखना है। ओके।
तो अब जैसे क्या होता है, कभी कभी फिर से जब हम दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे अपने बीकानेर साइड की भाषा में कहा जाता है ना कि वो तिजोरी लेके तो क्या चाबी तुम्हारा आंट में है। तो वही हाल। तो बोला एक वो गार्ड था और यहाँ पर तिजोरी रखी हुई थी, चोर आए तिजोरी उठा के चल बने। सुबह सुबह सेठ जी उठते हैं, गार्ड को पूछता है रात में चोर आए? तो बोला हाँ सेठ जी आए थे। बोले तिजोरी लेके गए ना? बोले हाँ लेके गए। बोले तुमने रोका नहीं? बोले अरे मैं क्यों रोकता? बोले क्यों? बोले अरे चाबी तो आपके पास थी। तो ये जो है, ये ग्रॉस लेवल में देखो तो ये होता है लॉजिक। तो अब उसने कहा कि देखो राजा परदेसी कहते हैं कि देखो बहुत मैंने सुन तो लिया तुम्हारी बात, लेकिन अभी भी देखो मेरे मन में तो मूल शंका तो गई नहीं। मूल शंका है, तुम अगर बोल रहे हो कि बॉडी एंड सोल अलग अलग है तो तुम अलग अलग करके दिखा दो। हाथ कंगन को आरसी क्या, दिखा दो, काम खत्म। आत्मा दिखा दो मुझे, मैटर एंड्स। तो अब फिर बोला चलो भैया ये अब क्या करें? तो केसी शर्मन कहते हैं देखो ये तो तुम जो कह रहे हो ये जो है मूर्ख लकड़हारे की तरह बात करते। अब उसको गुस्सा भी होता है कि उसको मूर्ख से कंपेयर कर दिया। कहाँ राजा परदेसी जिसके सब कांपते थे और इसको मूर्ख कह दिया। कंपैरिजन में ही कहा हो, भले तुलना में ही कहा हो, डायरेक्टली ना कहा हो, फिर भी मूर्ख तो मूर्ख है। तो फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है आप बताओ, कहानी तो बताओ मेरे को, गुस्सा तो मैंने बताया, कहानी बताओ आप। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो 4 लकड़हारे जंगल में जाते हैं डिसाइड करके कि भाई हमें लकड़ी लानी है वहां से काट के। तो 3 जो है वो हम लकड़ी काटेंगे और चौथे को बोला देखो भाई थक जाएंगे तो तुम खाना बना के रखो, तो हम आकर के यहाँ भोजन करेंगे और ये लाइव कोल है, इसको यूज करके बाकी जला लेना और तुम जो है ये कर, नहीं तो जो लकड़ी है सूखी लकड़ी, अरनी बोल सकते हैं उसको, सूखी लकड़ी, उनसे लकड़ी उससे अगर बुझ जाए तो उससे फायर पैदा करके काम कर ले। अब जो तीनों थे वो चले गए और अब ये बंदा सोचता है कि अभी तो अभी बना लेंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा, खाने का तो गरम गरम ही आनंद आता है, क्यों सही है ना, गरम गरम ही आता है ना पवन जी। तो बोले गरम खाना होना चाहिए, ये ठंडा उंडा हो जाएगा अभी बना लिया बना के रख लिया। तो ये बोला थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो लाइव कोल जो था वो बुझ गया। तो अब वो लकड़ी लाया और उसमें फायर ढूंढ रहा है। 2 टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े कर डाले। अरे ये पीस में नहीं होगा, दूसरी पीस लाया, तीसरी पीस लाया, कहीं आगे नहीं मिले। बेचारा पूरा पसीने से लथपथ, बहुत मेहनत की लेकिन आग नहीं मिली। तो इसीलिए वो गुरुदेव तुलसी ने कहा ना, आग छिपी अरणी में काट काट मूर्ख मूर्ख क्या मणियार हो ना, कटियार, मूर्ख कटियार। तो मूर्ख जो है कटियार मतलब लकड़ी काटने वाला, जो मूर्ख लकड़ी काटने वाला है वो इसको जो है वो लकड़ी को काट काट के आग खोज रहा है। तो अब वो बाकी तीनों आए और उसने कहा कि भाई शर्त तो हुई थी कि हम जो भी लकड़ी लाएंगे चारों में आपस में बांटेंगे तो ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं भैया मैंने अपना काम अपना नहीं किया तो मुझे तो नहीं चाहिए, तो एथिकल आदमी तो है, लेकिन उससे क्या फायदा। तो उसने बोला कि तुमने, बोला मैंने मेहनत भी बहुत की, बोला वो तो दिख रहा है तुमको देख के पसीने से एकदम, लेकिन तुम्हारी मेहनत जो है वो सही दिशा में नहीं है, सही दिशा में नहीं है। बोला कैसे नहीं है? तो उसने 2 लकड़ियां ली और आपस में रगड़ी और आग पैदा हो गई। तो उसने कहा देखो जो आग है वो ऐसे निकलती है, ये इसके अंदर थोड़ी बैठी है। तो यूं ही सोल है,
अब वो अंदर थोड़ी ऐसे थोड़ी कि तुमको निकाल के दिखा दिया जाए। अब तुमको बोले कि वो उसने जैसे लकड़ी में से आग निकाल के देखने की कोशिश की तो वैसे थोड़ी दिखेगी, लेकिन आग वही थी, लेकिन ऐसे नहीं दिखती है। तो इसलिए जो है, जो तुम्हें जो है इस तरह हम नहीं दिखा सकते। तो इस तरह कभी कभी क्या होता है, बिना एप्लीकेशन के काम करते हैं तो एक संत के पास बैठा रहता है, वो भी ऐसे विश्वास नहीं करता अपने ऊपर, बोलता आपने मुझे दिखाओ, मैं तो विश्वास नहीं करता। तो वो संत बोलता है कि तो मैं फोटो एक गिलास दूध ले, संत का दूध देखता रहता है, दूध यहाँ से आवाज नहीं आ रही शायद आपको। संत हाँ वो मैं वो घी वाली ना, हाँ तो बता। हाँ बट वो फिर भी मंथन करने के बाद दिख तो जाएगी ना, यहाँ तो दिखेगी, दिखनी ही नहीं है। हाँ बराबर है। वही यहाँ पे रगड़ के वही वो एक्टिविटी की ना, हाँ। रगड़ के तब आगे। और कई बार क्या होता है, जो मूर्खता जब होती है तब पर्पस निकल जाता है। तो जैसे एक बार देखा किसी ने कि दो आदमी थे, वो ट्री प्लांटेशन टीम से थे। हाँ तो एक जो है वो गड्ढा खोद रहा है और दूसरा उसमें गड्ढा भर रहा है। तब किसी सियाने आदमी ने पूछा उसको, अनिल जी वर्ग का कोई था, वो बोला कि क्या कर रहे हो तुम लोग, एक खड्डा खोद रहा है एक भर रहा है, मतलब क्या कर क्या रहे हो तुम लोग। बोले कुछ नहीं, वो आज जो हमारा यूजुअली हम लोग 3 आदमी रहते हैं, जो मैं खड्डा खोदता हूँ, बीच वाला उसमें प्लांट लगाता है, फिर ये भरता है। आज प्लांट लगाने वाला नहीं आया। इसी मैं सारे इसी बुक से ले, इसी बुक से ही ले। तो बोला तो ये होता है, जब मूर्खता कोई करता है तो ये होता है। हाँ मैंने तो ड्यूटी, खाली ड्यूटी करने से ही नहीं होगा। आपको जब कोई पूरा नॉलेज नहीं होगा, राइट, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट शुड वी टेक अवे फ्रॉम दिस? ऑलवेज लुक एट द बिग पिक्चर, डोंट बी रिचुअलिस्टिक, लुक एट द बिग पिक्चर कि कहाँ क्या बेनिफिशियल है, उस हिसाब से आपका। ऐसा नहीं ये करना है बस ओके रिजल्ट हो गया। बिग पिक्चर मालूम होना चाहिए आपको, पर्पस मालूम होना चाहिए। पर्पस मालूम है तो आप फ्लाइट भी नहीं होगी बहुत बार। तो ऐसे हम लोग जैसे प्रोजेक्ट में भी मेरा पहला स्टेटमेंट भी था, आप लोग तो प्रोजेक्ट में ना, डोंट लुक एट शेड्यूल, डोंट लुक एट एनीथिंग, फर्स्ट लुक एट व्हाट द मिशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। अगर इफ द एंटायर टीम एग्रीज ऑन द मिशन पर अगर हम एग्री करते हैं तो फाइट बहुत कम होगी, क्योंकि फिर हम अपना नहीं तो बोले ये मेरा काम था, वो मेरा काम था, वो मेरा काम था, वहां लड़ाई। हाँ प्रोजेक्ट मिशन में ये हेल्पफुल है या हार्मफुल है, लड़ाइयां खत्म। तो इसलिए तो इस तरह कहा जाता है बिग पिक्चर, ऑलवेज बिग पिक्चर होना चाहिए। बिग पिक्चर अगर दिमाग में है तो हम सफल ज्यादा होंगे। तो उसने कहा देखो कि देखो ये जो आग नहीं दिखा पाए, ये तो फिर भी कहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये फिर भी ग्रॉस फायर भी ग्रॉस ही है, तो पार्टिकल्स ही आगे अग्नि का। लेकिन मतलब जो फॉर्मलेस है, अमूर्त है, अमूर्त मीन्स फॉर्मलेस, जिसका फॉर्म ही नहीं है, उसको इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता, इंद्रिय से उसको नहीं जाना जा सकता। तो ये सर तो एक मिनट, सर हाँ, एक मिनट, सर वो अरणी का मतलब क्या होता है? लकड़ी की आप सूखी लकड़ी समझ लो आप, जिससे कि ओके। आप ऐसी सूखी 2 लकड़ी लोगे आप और आपस में रगड़ोगे तो उससे फायर पैदा होगी, घर्षण फ्रिक्शन के कारण। ओके सर, थैंक यू। तो वो एकदम ड्राई होगी, एकदम माने जैसे चकमक पत्थर होता है ना, उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, ताकि आप रगड़ोगे तो आप अग्नि पैदा होगी। उसमें थोड़ा सा क्या होगी, थोड़ा फ्रिक्शन टाइप का होना होगा, बहुत ज्यादा स्मूथ होगी तब भी नहीं होगा, वो घर्षण से वो आग पैदा होगी। ठीक है, ओके। तो अब परदेसी कहता है मुनि जी आपका लॉजिक तो
सही है, आप बहुत विद्वान हैं, तो ये सब क्यों बोलता है कोई? क्योंकि अभी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या बदमाशी करूं, आगे और क्या फितूर, राइट? तो अभी क्या बिल्ड कर, अभी मैं चुपचाप रहूंगा तो लगूंगा मूर्ख हूँ, कुछ सही में नहीं आता। मूर्ख तो बोल ही दिया आपने। नहीं, ठीक है, आपके गुरु भी सही रहे होंगे, आपको अच्छे से समझाया है उन्होंने, तो लेकिन फिर भी आपने बोला कि ये सटल वगैरह है, जो ठीक है, माइक्रो वगैरह है, ओके ठीक है। आपने अच्छा, आपके गुरु को भी अच्छा ज्ञान था, आपने भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, और मैंने भी आपको जो भी समस्याएं बताई है, आपने जो है अच्छा तरीका बताया है। अब केसी श्रवण फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, ये राजा क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मैंने कुछ तो है इसके दिमाग में। तो अभी वो बोला कि देखो, किंग बोलते हैं, देखो मेरे सब्जेक्ट जो है वो मेरे को मेरे में अंदर बैठे हुए हैं, जो मेरा विश्वास है वो डीप रूटेड है, डीप सीटेड है। तो जैसे होता है ना, हमारे यहाँ जब हम अहिंसा की बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने बोल रहे थे ना कि किसी को बचाना कैसे अहिंसा में नहीं आता, तो डीप सीटेड है, किसी को बचाओ वो अहिंसा है, जबकि हमारा तो सिंपल न मारो वो अहिंसा है, बचाने का कोई सीन ही नहीं है। तो वो तो ठीक है, तो आगे फिर से आगे की कौन सी स्टोरी आती है? ये चैप्टर हो गया हमारा मूव बियॉन्ड द क्रॉस। हाँ, आत्मा दिखा वो वही है, अभी भी वही है वो। हाँ, तो हाँ, वही अभी वही था ना, वो भी वही था, फिर से वो वहीं पर रहेगा अभी भी, लेकिन अभी वही है वो। तो अभी कुमार केसी को तो बोला कि पहले देखो, ऐसा है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, सब मेरा इतना सम्मान करते हैं। वो अलग बात है कि सम्मान नहीं करते हैं, डरते हैं। तो कई बार हम गलत, राइट, बापू जी जो छोरा है सम्मान कराए, ऐसा नहीं है। कई बार छोरा डर के भी रहो, राइट। तो सम्मान अर्जित करना चाहिए। खाली मम्मी लोगों से डर के रहते हैं ना कई बार, तो डरना और सम्मान अलग अलग चीज है, ठीक है। तो तुम लोग सबको सम्मान अर्जित करना चाहिए, डराने की बात, राइट। डरा से ठीक है। तो फिर लेकिन ये तो हम नहीं कहते मम्मी बच्चों का सम्मान कर रही है, वो तो फिर भी कहते हैं कि उद्दंड है, लेकिन यहाँ रिवर्स में वो उद्दंड नहीं बोलते, मम्मी उद्दंड है नहीं बोलते, राइट, ठीक है। तो ऐसे, बट आपने मेरे को मूर्ख बताया, क्या ये सही था? तो कुमार श्रवण पूछते हैं कि देखो, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की सभाएं होती है। कुछ क्षत्रियों की सभा होती है, गृहपतियों की सभा होती है, ब्राह्मणों की सभा होती है, और ऋषियों की परिषद होती है। तो सबका जो है दंड अलग अलग होता है। तो और हम बिना दंड के काम नहीं कर सकते, जहां कुछ गलती होती है वहां दंड देना पड़ता है, न्याय परंपरा है, न्याय प्रणाली है। तो हालांकि नॉन वायलेंस हमारे जीवन का हिस्सा है, फिर भी दंड भी उतना ही हिस्सा है। कोई वायलेंट दंड दिया जाए जरूरी नहीं, लेकिन दंड तो दंड दिया ही जाता है। तो केसी पूछता है, राजा प्रदेशी बताओ कि अगर क्षत्रिय परिषद में कोई उदंडता करता है या किसी की इंसल्ट करता है तो उसका क्या दंड होना चाहिए? तो उसने कहा कि देखो, उसको कोड़े पर चढ़ाए जा सकते हैं, जेल दी जा सकती है, या उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मतलब ठीक, अगर कोई ऐसे ही गृहपतियों की, गृहस्थों की, इत्यादियों की अगर उनकी सभा है, तो वहां क्या होगा? तो वहां भी क्या होगा कि दे मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम दैट कम्युनिटी, या उनको भी कई बार दंड में भी मृत्यु वगैरह भी दी जा सकती है, स्टोन टू डेथ, ये सब हो सकता है। ओके, ठीक है। अगर ब्राह्मणों की परिषद में कोई
ब्राह्मण की सभा हुई है, उसमें कोई करे तो वहां क्या होगा? तो बोला कि वहां पर उसको स्टैम्प्ड किया जा सकता है, राइट, कुचला जा सकता है। तो अब कुमार शर्मन केसी कहते हैं कि अब मैं बताता हूं कि जो ऋषि की परिषद है, मुनियों की परिषद है, उसमें कोई अगर उद्दंडता करता है तो उसका पनिशमेंट क्या है? वर्बल रिप्रीमेंड। खाली मौखिक ही है, हम तो ये तो नहीं कर सकते, साधु लोग हैं, न किसी को मार सकते हैं, न किसी को एक्सपेल कर सकते, ये तो नहीं कर सकते। हमें तो वर्बल रिप्रीमेंड है, इसलिए मैंने तुम्हें मूर्ख कहा। ठीक है ना? तो ये जो बुक है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी, मैंने डेवलप की हुई है, जैसे पूरा लॉजिकली। तो इसीलिए जो है हार्श वर्ड्स यूज करना जरूरी था। ठीक है ना? तो तो केसी शर्मन कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें पहले बहुत ही मधुर वाणी में प्रेम से समझाने की कोशिश की, तुम नहीं समझे, तो अंततः मुझे जो है ये हार्श तरीका अपनाना पड़ा ताकि तुम आराम से उस बात को सुन सको। तो इसलिए जो है मुझे ये करना पड़ा। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो कई बार क्या होता है कि उन्होंने, केसी शर्मन कहते हैं कि एक और कई बार आदमी खुद ही अपने ईगो में ट्रैप हो जाता है, राइट। तो उसकी भी एक स्टोरी जो है गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर कि एक यंग मैन रहता है, तो हिम्मत सिंह पटेल, और वो होता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। जैसे होता है ना, चांद तोड़ तारे तोड़ के ले आओ, तो कुछ भी करूंगा। तो कुछ बच्चों ने सोचा कि इसको सबक सिखाया जाए या कुछ इसका मजा लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ। बोले ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो ना? बोले हाँ। तुम्हारे सामने क्या है? बोले मेरी शैडो है, पकड़ के दिखाओ। अब वो बिना सोचे, बिना विवेक का इस्तेमाल किए, राइट, वो दौड़ता है तो शैडो और आगे जाती है, और दौड़ते जाता है, शैडो आगे जाती है। फाइनली अब क्या हो, तो संभवतः कोई टीपीएफ का मेंबर मिल गया होगा बुद्धि सिखाने, राइट। क्योंकि हमारे टीपीएफ की हिम्मत तो अलग है, वो पटेल नहीं है, मांडोत है, अलग बात है, पर हिम्मत अलग है। वो टकरा गए होंगे आपस में। तो इन्होंने पूछ लिया भाईचारे से कि भाई हिम्मत भाई क्या कर रहे हो? बोला मैं अपनी शैडो को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोला यार ऐसे नहीं होगा, दिशा बदलो दशा बदलेगी, तुम उल्टे घूम जाओ तो देखो तुम्हारे साथ ही खड़ी शैडो तुम्हारे इधर, तुम पीछे भागो, तुम्हारे हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि कई बार जो है हमें यहाँ से लेसन यही लेना है कि हमें बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग, थिंक ऑफ द आइडिया, राइट, स्ट्रेटेजाइज, राइट। और ऑफन क्या होता है कि excellent implementation of an average idea is bad compared to average implementation of an excellent idea. अब आइडिया अगर एक्सेलेंट है, उसका एवरेज इंप्लीमेंटेशन भी है, तो वो मच सुपीरियर है rather than, होना तो चाहिए बोथ में एक्सेलेंस। अगर नहीं भी हो पा रहा है, एक जगह हो पा रहा है, तो कम से कम स्ट्रेटजी में एक्सेलेंस करो, न कि इंप्लीमेंटेशन, राइट। तो वो क्या, आज की दुनिया में भाग दौड़ में फुर्सत ही नहीं है स्ट्रेटेजी की, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जल्दी पहुंचना है, किधर पहुंचना है, एमजी रोड पहुंचना है। अरे जा तो उल्टी दिशा में रहे हो, तेज तो बहुत जा रहे हो, लेकिन जा उल्टी दिशा में रहे हो। तो वो हमें यहाँ ये देखना होगा, ठीक है। तो
10th चैप्टर है और वहीं खत्म होगा अभी, राइट? सो बट इनके प्रश्न जो है नटखट बच्चे की तरह है, वो खत्म ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा तुम्हारा लॉजिक समझ में आने लायक है, आंसर्स भी अच्छे हैं, बट फिर भी जो मुझे चाहिए नहीं मिल रहा है, कुछ तो मिसिंग है, अभी भी कुछ तो अलग, कुछ तो है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अब ग्रॉसली ये नहीं बोल रहा कि आप ही गलत हो, कुछ तो है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें एटलीस्ट थोड़ी तो विनय भाव आ रहा है अभी भी उनको। तो फिर मैं वो बोला कि भैया, तो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम, अब केसी शर्मन तो क्या है कि होशियार थे, वो समझ गए प्रॉब्लम, लेकिन कई बार क्या होता है प्रॉब्लम समझने में भी, तो ये एक और लेसन है, फर्स्ट फोकस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रादर देन गिविंग सॉल्यूशन। जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, तुम्हारा एक्सरे कराया, कुछ नहीं निकला। फिर बोला मेरे यहाँ आम में भी दर्द हो रहा है, तो यहाँ एक्सरे कराया, कुछ नहीं निकला। फिर बोला मेरे यहाँ भी दर्द हो रहा है, वहां भी निकला, कुछ नहीं निकला। कहीं बैक में भी दर्द हो रहा है, तो फिर कई के बाद वो देखा उंगली का एक्सरे कराया तो उंगली टूटी हुई, तो उंगली जहां भी लगाता है दर्द, तो दर्द हो रहा है, उंगली लगाई दर्द, यहाँ उंगली लगाई, यहाँ उंगली लगाई, अब जहाँ उंगली लगा रहा वहां दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द तो उंगली में। तो जब वो समझ में आ जाए तब तो इलाज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ वहां बैंडेज लगा के क्या होगा। तो इसलिए क्या है कि केसी शर्मन तो समझ गए कि इसका क्या टूटा हुआ है, इसका क्या नहीं समझ में आ रहा। तो बोला भाई मेरे को तो आप दिखा दो तो मैं मान जाऊं, अब बस अपनी तो इतनी सी बात, आप खाली प्लीज दिखा दो मुझे। अब इसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि अभी हम कहाँ बैठे हैं, राजा को पूछ रहा है। बोला वन में बैठे, उद्यान में बैठे हैं, गार्डन में बैठे। ठीक है, यहाँ क्या है हमारे सामने? बोला पेड़ है, ट्रीज। अच्छा, उनको उसमें क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें क्या देख रहे हो कुछ? बोला हाँ, इसकी पत्तियां जो है वो हिल रही है। अच्छा, पत्तियां हिल रही, तो कौन हिला रहा है उसको? भगवान हिला रहा होगा। भगवान हिला रहा ना? बोले ना ना ना, उनको भगवान ने थोड़ी हिला। तो कैसे हिल रही, कौन हिला रहा? बोला हवा हिला रही, हवा चल रही ना, हवा हिला रही। अच्छा हवा, अच्छा तो हवा हिला रही है पत्तियों को? बोला हाँ, हवा हिला रही है। ओके, तो एक काम करो, तो हवा को पकड़ के मुझे दिखा दो। अब राजा प्रदेशी बोलता है हवा को कैसे पकड़ के मैं दिखाऊं, आई कांट डू इट, मैं तो नहीं कर सकता। तो बोले देखो, हम लोग की मानना है, किसी से मन बोलते हैं कि ये हवा जो है वो भी मैटर से बनी है, और जबकि तुम वही नहीं दिखा पा रहे हो, और जो तुम दिखाने की बात कर रहे हो तो मैटर से बनी ही नहीं है, पुद्गल है ही नहीं उसमें, तो मैं कैसे दिखाऊं? तो इसने कहा कि देखो, जो ये तुम्हारा जो बोल रहे हो कि तज्जीवत शरीर है, तो माने जो जीव है वही शरीर है, ये प्रिंसिपल गलत है तुम्हारा, ये अलग अलग है। और मैंने जो है तो फर्स्ट प्रिंसिपल तुम्हें दे दिया है उसको समझने का, कि ग्रॉस और माइक्रो वर्ड जो है, सूक्ष्म और स्थूल जो वर्ल्ड है, संसार है, वो दोनों अलग अलग है। दोनों को अलग अलग तरीके से समझो तब बात बनेगी, अगर दोनों को मिक्स करोगे तो नहीं होगा। तो इस, और हमारा जो है बाद में षड द्रव्य की चर्चा आती है, पांच अस्तिकाएं हैं जो जिससे कि ये सृष्टि निर्मित है। उसमें से 4 अस्तिकाएं जो है, धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये जो है ये फॉर्मलेस है, अमूर्त हैं। और पुद्गल जो है, ओनली पुद्गल जो है वही मूर्त है सिर्फ। तो इसलिए जो ये हमें मान के सब हम हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आज 10वां चैप्टर था। तो अभी इसका 10वें चैप्टर का एक लास्ट बचा है, वो थोड़ा सा ले लेते हैं। तो उसने कहा कि देखो, अगर ये भी मान लिया जाए, तुम्हारी बात मान ली, बहुत बुद्धिमान हो तुम, विद्वान हो, गुरु अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन देखो एक
एक एंट में वही आत्मा बोल रहे हो तुम, और एक हाथी में भी वही आत्मा बोल रहे हो तुम, ये कैसे मान लिया? तो ये तुम बोल रहे हो भैया एक मनुष्य की आत्मा भी सेम है, उसकी भी सेम है, उसकी भी सेम। तो उसने कहा कि देखो एक रूम है, तुम उसमें एक दिया जलाते हो तो लाइट कहाँ जाती है? पूरे रूम में। अब वो दिए के ऊपर एक कवर रख देते हो तो उस कवर के अंदर, उस कवर के ऊपर एक छोटा और कवर रख दिया तो बोले वो छोटे कवर के अंदर, तो बोले बाकी लाइट कहाँ गई? लाइट तो सेम थी, दिया तो सेम था। तो जब उसका प्रकाश अलग अलग जगह पे संकुचित हो सकता है तो ये भी हो सकता है। और बोले कि जो आत्मा है वो क्या होती है? आत्मा कौन सा रूप लेती है? किसी को पता है? शरीर का। जो हमारा शरीर है वही रूप लेती है। और जब नेक्स्ट बर्थ होने वाला रहता है उसके 148 मिनट्स पहले वो अपना जो रूप है वो एक्सपैंड या संकुचित जो नेक्स्ट जन्म के आधार पर वो 48 मिनट्स में करके प्रिपेयर होकर के बाद में फिर दूसरे बॉडी समझना समझदार आपको जब पूछ रहे नहीं वो अलग वो आपको पूछ रहे थे तो आपको जवाब देना है ना, मैं थोड़ी जवाब दे दूंगा इतना आसानी से। हाँ ठीक है ना? सर एक बार फिर तो से वो रिपीट तो कर दीजिए ना आपसे सर, एक बार फिर से ये वाला ये रिपीट कर दीजिए 48 मिनट्स हाँ हाँ तो 48 मिनट्स में जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है वो आदमी से निकल करके हाथी बन रहा है सपोज, तो हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा होता है आदमी से, और आत्मा का जो रूप होगा वो शरीर का रूप लेता है। तो ये जो आत्मा आदमी की आत्मा निकलेगी वो एक्सपैंड होगी हाथी के रूप में। और उल्टा अगर हो रहा है, मान लो कोई आदमी चींटी बन रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के वो 48 मिनट में आत्मा जो है वो चींटी के आकार की रह जाएगी। और ये असंख्य जो है पुद्गलों से बनी है, पुद्गलों से नहीं है, अपना जीव प्रदेशों से बनी है, जीव आत्म प्रदेशों या जीव प्रदेशों से बनी है। और वो संख्या सब सोल में सेम है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के उतने में आ जाएगी। जैसे कि प्रकाश कॉन्ट्रैक्ट होता गया था वैसे आत्मा भी कॉन्ट्रैक्ट होगी 48 मिनट्स में मृत्यु के पहले, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जन्म में जाएगी। ठीक है? ओके सर, बॉडी की लगता है तो उस समय वो एक्सपैंड होगी ना? होगी। और वो मतलब उसी उसने जबकि उस समय लाइफ है वो बॉडी तब 40 मिनट्स होने के बाद हमने 48 हाँ 48 लास्ट 48 अंतर्मुहूर्त। ठीक है ना? तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, 9:15 बजने को आए। तो सब